जितेंद्र धीरेंद्र। हाँ चलिए, तो अब हम पढ़ाएंगे आपको। हाँ, कौन सा टॉपिक? अभिक्रिया का वेग। अब हम पढ़ाएंगे आपको रासायनिक गतिकी में कौन सा टॉपिक? मैं छूट गया, बोलो बोलो। अभिक्रिया का वेग। हाँ पढ़ दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में लास्ट पॉइंट क्या था? होने वाली अभिक्रियाओं के वेग प्रयोगशाला में आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। लिख लिए? कुछ पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, फिर से भेज देंगे आपको हम। देखिए क्या है अभिक्रिया का वेग में, क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कन्वर्ट होता है किस में? प्रतिफल में, प्रोडक्ट में। तो इस बात को लिखें कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रतिफल में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? प्रतिफल में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया अगर अभिकारक से प्रतिफल में होता है तो अभिकारक का क्या होता है? सांद्रण घटता है, बढ़ता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लिखेंगे कि अभिक्रिया प्रारंभ होने पर, अभिक्रिया प्रारंभ होने पर अभिकारकों का सांद्रण घटने लगता है। अभिक्रिया प्रारंभ होने पर अभिकारकों का सांद्रण घटने लगता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि अभिक्रिया अगर प्रारंभ होगी तो अभिकारक का सांद्रण क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो आपको बताना है कि अभिकारकों का सांद्रण क्या होता है? घटने लगता है। तो चलिए, अगर घटने लगता है तो प्रतिफल में क्या होगा? सांद्रण। तो लिखेंगे और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ने लगता है। समझ गए? और प्रतिफल का सांद्रण क्या होता है? तो बढ़ने लगता है। लिख लिए? तो इसको हम व्यक्त करेंगे दो प्रकार से। इस अभिक्रिया को हम दो प्रकार से व्यक्त करने वाले हैं आपके लिए। तो लिखिए, अभिक्रिया का वेग जो है, अतः अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दो प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। तो लिखिए, अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन? पहला कौन है, दूसरा कौन है? तो लिखेंगे, पहला, अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने, हाँ, को कनेक्ट कीजिए। अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने
अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने, लिख लिए, के वेग द्वारा पहला अभिकारक में जो गाढ़ापन होगा वो घटते जाएगा और प्रोडक्ट के तरफ जो है प्रोडक्ट बनते जाएगा, तो उसका जो अति है सांद्रण वो बढ़ने लगेगा। एक तरफ घटेगा और दूसरे तरफ बढ़ेगा। तो इसी में कहा है कि अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक तो 2-3 रहते हैं कभी कभी, उसमें से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने के वेग द्वारा और दूसरा प्रतिफलों में किसी एक प्रतिफलों में से किसी एक प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, प्रतिफल में किसी एक प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होने के वेग द्वारा। 2 पॉइंट होगा, या तो अभिकारक में जो घटेगा या प्रतिफल में जो बढ़ेगा। तो प्रतिफल में भी किसी एक का और अभिकारक में से भी किसी एक का। तो अभिक्रिया का वेग आपको समझ में आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, इस सबको आप एक बार पढ़ लेंगे बाद में भी। तो अभिकारक कौन होता है? अगर हम ए को अभिकारक मानते हैं तो इधर क्या हम मान सकते हैं? प्रतिफल हम किसको मान सकते हैं? बी को मान सकते हैं। ए अगर मेरे पास अभिकारक है तो बी को क्या मान लेंगे? बी को क्या मानेंगे? प्रतिफल। समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अभिक्रिया कौन कौन सा टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं? पहला, रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाएं। तीसरा, बोलेंगे, बोलिए। पहला बोलिए। रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण। वेरी गुड। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ वेग। वेरी गुड। तो चलिए, तीसरा पॉइंट में अभिक्रिया का वेग ए हो गया, बी हो गया। तो अब हम लिखेंगे इसका कुछ कैसे क्वेश्चंस बनेगा, क्या सब कॉन्सेप्ट है, लिखिए। अभिक्रिया के प्रारंभ होने पर जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? तो घटने लगता है। अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? घटने लगता है। आवाज आ रही थी इधर। तो अभिकारक का सांद्रण घटेगा। अब हम मानेंगे समय को T1 T2, समझ गए? अब प्रक्रिया होगा आपका T1 और T2 से। मान लीजिए मान लें कि किसी समय की बात है और T1, क्या मान लें? T1 में ए का सांद्रण और सांद्रण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन।
सांद्रण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हम C से इंडिकेट करेंगे, C1। और T2 समय में, T1 समय में और T2 समय में किसका सांद्रण, A का कि B का? A का सांद्रण क्या हो जाएगा? C2 है। पहले कुछ था वही अब समय जब बीतेगा तो उसका सांद्रण C2 हो जाएगा। लिख लिए? तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग होगा कि एक में घटेगा, कौन घटेगा? एक के सांद्रण में कमी, और नीचे क्या होगा? लगा हुआ समय। तो बराबर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर, यहां भी बराबर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एक के सांद्रण में कमी, एक के सांद्रण में कमी बाय एक के सांद्रण में कमी बटे लगा हुआ समय, लगा हुआ समय, ये होगा आपका। अतः अभिक्रिया का वेग एक के सांद्रण में कमी बटे लगा हुआ समय। तो एक के सांद्रण में कमी क्या होगा? यहां पर देखिए C1 है पहले, बाद में क्या है? C2। और टाइम क्या है? T1, और टाइम क्या है? T2। तो इस बात को लिखेंगे। तो लिखेंगे C1 बराबर लिख देंगे C1, एक के सांद्रण में कमी C1 माइनस C2, कितना कमी हुआ? और T1 माइनस T2, ऐसा लिख देंगे। अब क्या होता है? डेल से प्रयोग करते हैं हम लोग, त्रिभुज एक बनाते हैं, इसको कहते हैं डेल। और डेल C यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल C, चेंज C1 और C2 डेल चेंज हो गया, तो डेल C अब बाय डेल T, ऐसा लिखेंगे। समझ गए? इसको लिखेंगे बाद में डेल, और एक बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल टी। तो थोड़ा थोड़ा न्यू टर्म आपके जिंदगी में आ रहा है, डेल टी, इस तरह से लिखेंगे। लिखिए। तो ये जो बड़ा कोष्टक आप देख रहे हैं, इसको बड़ा कोष्टक हम लोग कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट। बड़ा कोष्टक क्या है? तो लिख लेंगे बड़ा कोष्टक जो है मोलर सांद्रण का। बड़ा कोष्टक क्या है? तो मोलर सांद्रण का सूचक है। मोलर सांद्रण ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, या कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा बोलेंगे। समझ गए? और डेल टी। तो ये आपको कल हमको सुनाना है कि अभिक्रिया का वेग बराबर C1 माइनस C2 बाय T1 माइनस T2, पहला। दूसरा डेल C बाय डेल T। तीसरा डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय डेल T। तीन को आपको लगातार है, तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों का तरीका है। और एक के सांद्रण में कमी और बटे लगा हुआ समय, चौथा भी अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, आपके लिए फायदेमंद होगा। लिख लिए? तो C1 बाय C1 माइनस C2 अब क्या लिखेंगे? अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का वेग। अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्रिया का वेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस। अब लिखेंगे चूंकि अभिक्रिया के दौरान
अभिकारक का सांद्रण घटता है, अभिकारक का सांद्रण घटता है। अतः अभिक्रिया के इस वेग के लिए ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। समझ गए? ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सांद्रण घटने के कारण इसका अभिक्रिया का वेग होगा। इसको हम प्रदर्शन करेंगे, लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइनस डेल, और बड़ी ब्रैकेट में ए लिखेंगे और बाय लिखेंगे डेल टी। यहां माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये घट रहा है। समझ गए? बहुत हल्का है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली आप लिखते जाइएगा, समझ में आता जाएगा। लिख लिए? किसी का छूट नहीं रहा है? यह बताइए। अब लिखिए, अभिक्रिया के अनुसार अभिक्रिया में क्या क्या बात जरूरी है? पहला, एक मोल, बिना मोल का तो चलेगा नहीं। एक मोल ए से एक मोल कौन बनेगा? बी बनता है। अगर एक मोल ए रहेगा तो एक मोल क्या बनेगा? बी बनेगा। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल अगर आपके पास कोई चीज है तो एक मोल ही बी बनेगा। अतः प्रतिफल क्या होगा? बी के अनुसार, बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अब अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? का कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिक्रिया का वेग बराबर डेल, वैसे ही लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे बी और बाय डेल टी। बहुत आसान है। बी का बढ़ रहा है तो इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो अभिक्रिया के अनुसार एक मोल से एक मोल बी बनेगा, तो आपको पता है कि प्रतिफल में तो बढ़ेगा। लिख लिए? यस सर। तो ये था पॉइंट। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि सांद्रण में बी की वृद्धि होती है, अतः वेग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? कौन सा चिन्ह? धनात्मक चिन्ह, जिसको कहेंगे हम लोग प्लस का प्रयोग होता है। प्लस का प्रयोग होता है। अतः अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस और बड़ी ब्रैकेट ए बी। अब बाय क्या होगा?
ये कहाँ से आया, ये तो घट जाता था ना। किसका किसका सिर बढ़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा किसका, बी का। और इसको डेल टी कर दीजिए, इसको डेल बी कर दीजिए और डेल टी कर दीजिए। तो प्लस इसमें जोड़ देना है। लिख लिए, लिखिए। यस। अब देखिए, अब हमारे पास अभी प्लस वाला भी हो गया और माइनस वाला भी हो गया, लेकिन है क्या, वेग न है, लेकिन है तो बराबर दोनों का। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर, अतः अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर डेल, बड़ी ब्रैकेट में ए लिखेंगे, अब बाय डेल टी बराबर प्लस डेल लिखेंगे, डेल ट्रायंगल जैसा होता है जो दिख रहा है आपको, और बी लिखेंगे, अब बाय डेल टी लिखेंगे। एक माइनस में लिख दीजिए, ए वाला को माइनस और बी वाला को प्लस। समझ गए। अब एक अभिक्रिया लेके देखते हैं क्या होता है। बहुत हल्का है, सिर्फ लिखते जाइए, क्वेश्चन बनवाएंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आता चला जाएगा। इस अभिक्रिया, एक अभिक्रिया पहले लिख देते हैं, समझने में सुविधा होगा। 2a और प्रोडक्ट में बना दीजिए b, इधर 2a है और दोनों मिलके यहां बन गया a, ऐसा हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a का मतलब क्या हुआ और b का क्या मतलब हुआ। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में a के 2 मोल, a के कितने मोल, 2 मोल से b का 1 मोल प्राप्त होता है, b का 1 मोल प्राप्त होता है। एक दिन बताए थे कि a के सामने अगर 2 रहेगा, इसके सामने कुछ नहीं रहेगा तो 1 मोल, और इसके सामने अगर 2 रहेगा, 3 रहता तो 3 मोल, 4 रहता तो 4 मोल, ऐसा लिखते हैं। समझ गए। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अगर यहाँ 2a है और यहाँ b है, तो अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ बहुत हल्का है। 1/2, 2 है तो इसको 1/2 कर देंगे। यहाँ पर डेल जो ट्रायंगल है उसको, और बड़ी ब्रैकेट में a लिखेंगे और बाय डेल टी लिखेंगे। समझ गए। अब बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा राइट साइड वाला प्लस, अब बाय क्या हो जाएगा डेल टी। समझ गए कि नहीं। अगर 2a इधर है तब और b इधर है तब, तो लिखेंगे हाफ डेल बड़ी ब्रैकेट में a और डेल t, इसको मोलर बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, डेल a और डेल b का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी को अगर हम उल्टा लिख दें, इसी को क्या लिख दें, इधर a लिख दें और इधर क्या लिख दें 2b लिख दें, तो यहाँ पर a कितना है, तो a बराबर है 1 मोल, b कितना है, तो b बराबर है 2 मोल, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत है लिखने में, ये बताइए। अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग बराबर कैसे लिखेंगे, माइनस डेल बड़ी ब्रैकेट में a लिखेंगे, अब बाय डेल टी लिखेंगे, बराबर प्लस हाफ लिखेंगे, ये 2 इधर हाफ आ जाएगा और डेल हो जाएगा, और यहाँ b हो जाएगा और यहाँ डेल टी हो जाएगा। तो ये है आपका टॉपिक अभिक्रिया का वेग, कि कैसे प्लस हुआ और कैसे माइनस हुआ। तो अभिक्रिया के वेग में ये फॉर्मूला सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जिसके साथ रिएक्शन शुरू में होगा तो उसका सांद्रण घट जाएगा, और जो बनने वाला है उसका सांद्रण बढ़ जाएगा। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। और चौथा टॉपिक अब होगा जिसका नाम है औसत वेग, औसत वेग जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो ये भी टॉपिक
जस्ट थोड़ी देर के बाद होगा एवरेज रेट, औसत वेग आपके लिए।